और चाय पर चर्चा आप लोगों को बता दें आज थोड़ी फ्यूचरिस्टिक होने वाली है। आप लोग तैयार हैं फ्यूचर में चलने के लिए? बिल्कुल। चलिए तो अपने दर्शकों को भी हम ये भविष्य दर्शन करवाते हैं, वो जमाना दिखाते हैं जिसमें ना पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की हमें टेंशन होगी और ना ही पर्यावरण की फिक्र आपको सताएगी। मतलब जेब भी खुलकर सांस लेगी और आप भी खुलकर सांस ले पाएंगे। अदिति, हाँ, महंगाई के इस दौर में कोई ऐसी गुडी गुडी बातें करे तो कितना अच्छा लगता है ना। श्वेता, तुमने भी वही किया है। पर मैं बता दूं कि ये मुंगेरी लाल के सपने नहीं है, बल्कि ये आने वाले कुछ सालों में होने जा रहा है। पेट्रोल डीजल पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। 11 शहर तो ऐसे हैं जो 2030 तक पूरी तरह पेट्रोल डीजल मुक्त हो जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। पेट्रोल महंगा है, डीजल के दाम बेलगाम है और अब तो सीएनजी भी जेब काट रही है। ऐसे में सवाल है कि इस महंगे दौर में सड़क पर चला कैसे जाए और गाड़ियों का क्या किया जाए। फिलहाल तो दुनिया महंगे तेल के टेंशन से निकल रही है और तेजी से सस्ते सॉल्यूशन की ओर बढ़ रही है। एक तरफ भारत सरकार महंगे पेट्रोल डीजल के विकल्प तलाश रही है और देश इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, सोलर कारों की ओर बढ़ रहा है, तो दुनिया के ऐसे तमाम देश हैं जो महंगे तेल की टेंशन को टाटा बाय बाय करने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। दुनिया के तमाम देशों ने 2035 तक खुद को पेट्रोल डीजल से मुक्त करने का टारगेट रखा है। दुनिया के करीब 11 शहर ऐसे हैं जो कुछ ही सालों में पेट्रोल डीजल से खुद को मुक्त करने जा रहे हैं। अमेरिका के मिशिगन की बात की जाए तो यहाँ पेट्रोल डीजल से मुक्ति का अभियान 1898 से ही शुरू हो गया था। इसी तरह वेनिस भी उन शहरों में शुमार है जो गाड़ियों से ज्यादा नहरों में चलने वाले बोट पर निर्भर है। और ये बोट न केवल प्रदूषण मुक्त हैं, बल्कि ये बोट अपने वेनिस की पहचान बन चुकी है। पेट्रोल डीजल मुक्त और ग्रीन एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ने वाले देशों में सबसे आगे है नॉर्वे। नॉर्वे ने 2025 तक खुद को कार्बन उत्सर्जन वाली गाड़ियों से मुक्त रखने का टारगेट रखा है। अमेरिका का कैलिफोर्निया भी 2035 तक पेट्रोल डीजल मुक्त गाड़ियों के प्लान पर काम कर रहा है। वहीं जर्मनी 2018 में ही डीजल गाड़ियों पर बैन लगा चुका है। पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से मुक्ति के लिए लंदन ने 2035 तक का टारगेट फिक्स कर लिया है। ब्रिटेन सरकार ने 2025 तक पेट्रोल बसों को बंद करने और 2030 तक पेट्रोल की कारों को बैन करने का टारगेट सेट किया है। पेरिस की सड़कों को 2024 तक कार फ्री करने के टारगेट पर काम चल रहा है। डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन में गाड़ियों से ज्यादा सड़कों पर साइकिल का बोलबाला है। कनाडा में वैंकूवर ने 2050 तक पेट्रोल डीजल से मुक्ति का टारगेट सेट किया है और इसी तरह न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड में 2050 तक पेट्रोल डीजल की गाड़ियां नजर नहीं आएंगी। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन की बात की जाए तो यहाँ की सड़कों को पेट्रोल डीजल मुक्त बनाने का अभियान शुरू हो गया है। इसी तरह मैक्सिको ने भी 2019 से पहले पेट्रोल डीजल मुक्त गाड़ियों की ओर कदम बढ़ा दिया है। इसी तरह इक्वाडोर भी 2035 तक पूरी तरह से पेट्रोल डीजल की झंझट से खुद को मुक्त करने जा रहा है। पेट्रोल डीजल भले ही आज महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ रहा हो, लेकिन इन महंगे दिनों के दिन काफी कम बचे हैं। जिस तरह से दुनिया ने पेट्रोल और डीजल से दूरी बनाना शुरू कर दी है, वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल और डीजल गुजरे जमाने की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, ये सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं हैं, बल्कि ये सपने साकार भी लड़कियों हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन तो हमने देख ही लिया है ना, खूब मंत्री जी ने। हाँ, हाइड्रोजन कार भी आ गई है और जिस हिसाब से देखिए दाम बढ़ रहे हैं ना, उसे देखते हुए हिंदुस्तान भी पेट्रोल डीजल से मुक्ति के लिए छटपटा रहा है। वैसे आपको यहाँ भी ये बता दें कि भारत में उन देशों में शामिल है जो ई व्हीकल्स की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्यों रंजना? बिल्कुल, लेकिन केवल ई व्हीकल्स लॉन्च करने से बात यहाँ पर नहीं बनती है। ये मुहिम तभी कामयाब होगी जब इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर देश में हो। देखिए, ये एक मेजर रिक्वायरमेंट है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दिशा में भी भारत के कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पूरी
दुनिया में पेट्रोल डीजल के विकल्पों पर तेजी से काम चल रहा है। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों ने इसे और जरूरी बना दिया है। भारत में भी हर गुजरते दिन के साथ ई व्हीकल्स पर शिफ्ट होने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। केवल ई व्हीकल्स ही नहीं, वैकल्पिक ईंधन की बात भी भारत में जोर शोर से चल रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हाइड्रोजन कार से संसद पहुंचकर भविष्य की तस्वीर पहले ही दिखा चुके हैं। इस पूरी कवायद के कई फायदे हैं। एक तो महंगाई की मार से बचा जा सकेगा, पर्यावरण की रक्षा होगी और देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी बचेगा। वहां निर्माता कंपनियां पूरी दुनिया में ई व्हीकल्स पर तेजी से काम कर रही हैं। ऑडी और मर्सिडीज जैसी लग्जरी कार निर्माता कंपनियां भी इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी हैं। भारत में भी ये मुहिम तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन ये मिशन तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार न हो जाए। लिहाजा भारत में ई व्हीकल्स के इंफ्रा पर भी तेजी से काम चल रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत में ई व्हीकल्स के लिए जरूरी इंफ्रा के लिए तेज गति से काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम सोचते हैं कि हमारे पास नया ऑप्शन क्या हो सकता है और किस तरीके से हमारी जेब पर भार ना पड़े, उसके लिए हम तैयारी करें। और शायद यही वजह है कि नई क्रांति के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल लगातार आगे बढ़ रहे हैं और लोग उसको अपना रहे हैं। भारत में कई दोपहिया और चार पहिया ई व्हीकल्स लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन अभी उनकी डिमांड कम है और इसकी वजह यह है कि सिटी में तो काम चल जाता है, लेकिन लॉन्ग ड्राइव पर चार्जिंग का सवाल खड़ा हो जाता है। भारत में कोशिश हो रही है कि नए और पुराने हाईवे पर ई व्हीकल्स के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए। सिटी से बाहर आप जाएं तो आपको चार्जिंग की टेंशन न रहे। इसके लिए हाईवेज पर चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली से आगरा और दिल्ली से जयपुर रूट पर इसे लेकर पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। दिल्ली आगरा रूट पर ट्रायल पूरा हो चुका है। नेशनल हाईवे इलेक्ट्रिक व्हीकल पायलट की बात करें तो दिल्ली से आगरा जो यमुना एक्सप्रेस पे है उस पर अभी ट्रायल रन पूरा किया जा चुका है, दिसंबर में ही पूरा किया जा चुका था। और दिल्ली से जयपुर की बात करें तो जयपुर की तरफ जाने के लिए जो 2 प्रोटोटाइप स्टेशन बनने थे वो दोनों स्टेशन गुरुग्राम में बन चुके हैं। अब नोएडा में 2 प्रोटोटाइप स्टेशन बनने हैं। इसके बाद 30 और स्टेशन बनाए जाएंगे। दिल्ली जयपुर रूट के लिए गुरुग्राम में 2 प्रोटोटाइप स्टेशन तैयार हैं। 2 प्रोटोटाइप स्टेशन नोएडा में भी बन रहे हैं। 500 किलोमीटर के पायलट प्रोजेक्ट में कुल 18 चार्जिंग स्टेशन हैं जो ग्रिड से जुड़े हुए हैं और 100% सोलर एनर्जी पर चलते हैं। एक स्टेशन की क्षमता 100 गाड़ियों की है। तकनीक इतनी उन्नत है कि जितना समय चाय पीने में लगता है उतने समय में गाड़ी चार्ज हो जाएगी। ये पूरा 500 किलोमीटर का पायलट है। इसके अंदर 18 चार्जिंग स्टेशन हैं जो ग्रिड से कनेक्टेड हैं। 2 चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो 100% सोलर पावर्ड हैं। करीब 100 गाड़ियां एक स्ट्रेच के ऊपर डाली जानी है। कोशिश ये हो रही है कि दिल्ली से मुंबई के रूट पर भी ऐसा ही इंफ्रा तैयार किया जाए। आने वाले चंद सालों में पूरे देश में ऐसा ही नेटवर्क विकसित करने की योजना है, जिसके तहत हर 2-4 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन होंगे और आप बिना टेंशन ई व्हीकल से ट्रैवल कर सकेंगे। वरुण सिन्हा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। ई व्हीकल से वाकई हमारा फ्यूचर लग तो रहा है, वेरी वेरी ब्राइट है। लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कौन सी कार है? हमारे पास तो फोर्ड है, बट मेरे सपने जो है ना वो है आरआर लेने के। अच्छा लेकिन आई प्रेफर कि थोड़ा सा पैदल चल लिया जाए, क्योंकि वैसे ही इतने सारे फैक्टर्स हैं जो मैं इनफिट बनाते हैं। श्वेता तुम्हारे पास कौन सी? भाई हम लगातार बात करें पर्यावरण को बचाने की, तो मुझे लगता है कार तो बहुत पसंद है हमें, जैसे मुझे टेस्ला बहुत पसंद है। बट लेकिन आप एक बहुत अच्छी खबर कुछ बताने वाली हैं लोगों को, जरा वो बताइए। एक्चुअली मैं आप समझ गई ना, जैसे रंजना ने कहा। एक्चुअली में जब हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो हमारा व्हीकल है वो हमारा फिटनेस व्हीकल भी बन जाए। तो इसका भी एक तरीका है ना, और वो है साइकिल। जी हाँ, बात हो रही है बिहार में एक साइकिल लॉन्च की, और बात ये भी हो रही है कि बिहार में किस तरह से लोग साइकिल खरीदने में लगे हुए हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए आपकी जेब की सेहत का भी इससे ख्याल रह जाता है। और ये दिलचस्प खबर जो है पटना से तो आई है, लेकिन बहुत ही मजेदार है श्वेता, है ना? बिल्कुल, मैं बता दूं कि पटना में अचानक से साइकिल की बिक्री बढ़ गई है। दरअसल हुआ ये कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के कारण पटना में साइकिल की बिक्री बढ़ गई है। जिस साइकिल को अमूमन लोग ये सोचते थे कि भाई जिनके पास पैसे नहीं है उतना वो साइकिल खरीदते हैं, वो ऐसा सोचने वालों के लिए भी मजबूरी बन गई है कि भाई जल्दी से साइकिल खरीदो ताकि आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और आपकी पॉकेट की सेहत भी ठीक रहेगी। देखिए रिपोर्ट।
विभाजन से लेकर देश की आजादी तक इस साइकिल ने बहुत कुछ देखा है। कई पीढ़ियों को अपनी इसी पीठ पर बिठाकर आगे बढ़ते देखा है। वक्त के साथ खुद का बदलता स्वरूप भी देखा है। प्रदूषित होते वातावरण को देखा है। दौर महंगाई का है। दौर पेट्रोल डीजल में बेतहाशा बढ़ रही कीमत का है। सवाल लोगों की जेब से जुड़ा है। ऐसे में फिर से पटना वासियों को दो पहियों की सवारी याद आ गई है। पटना में साइकिल की बिक्री बढ़ गई है, जिससे साइकिल का कारोबार करने वालों की चांदी हो गई है। कॉलेज जाना होता था तो मतलब पापा स्कूटी दिए हुए थे, मतलब पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए पापा बोले कि मेरे सक्षम से बाहर है, तो हम लोग पैसा कुछ जमा करके रखे हुए थे, तो उसी से आज आए हैं साइकिल लेने इनके दुकान पे। मतलब अब बढ़ती पेट्रोल डीजल के दाम से हम लोग के सक्षम नहीं है जो गाड़ी चले स्कूटी लेकर अब कॉलेज जा सके, इसलिए आज यहाँ पे आए हैं इनके साइकिल खरीदने दुकान पर। महंगाई की मार से हर वर्ग परेशान है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई करने वाला कोई विद्यार्थी हो या फिर रोजगार करने वाला हो। हर दिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत से जनता इस कदर बेहाल हुई कि अब फिर से पुराने फॉर्म में लौटने के लिए तैयार है, जिसे साइकिल बहुत पसंद आ रही है। लेकिन महंगाई ने तो साइकिल के दाम को भी प्रभावित कर रखा है। साइकिल का सेल पहले से तो कंपैरेटिवली बढ़ा है। जो फ्यूल के रेट्स बढ़े हैं, फ्यूल के रेट बढ़ने से काफ़ी जो स्टूडेंट्स लोग हैं जिनको कन्वेंस की प्रॉब्लम हुई है, जो लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं इतना ज़्यादा महंगा तेल होने की वजह से, तो साइकिल की सेल पे थोड़ा फ़र्क पड़ा है। कुछ सेल प्रभावित हुई है, इसकी सेल इंक्रीज़ हुई है इसकी। और साइकिल के दाम भी जो है तेल बढ़ने से, रॉ मटेरियल बढ़ने से साइकिल के दाम भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए। इसकी वजह से जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के बच्चे लोग हैं, उन लोग को साइकिल खरीदने में बहुत दिक्कत आ रही है। बाइक भगाने वाले युवा अब साइकिल की सवारी कर रहे हैं। कार भगाने वाले साइकिल से दफ्तर जाया करेंगे। एक पंथ दो काज, इसी का नाम है शायद। महंगाई की मार से निजात मिलेगी और पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। ये सब कुछ भले ही मजबूरी में हो रहा है, लेकिन साइकिल की तो निकल पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग विकल्प हम आपके सामने रख रहे हैं। जो आपको पसंद आए आप उसे चूज कर लीजिए। देखिए, सफर के लिए एक अच्छा विकल्प और है, और वो है मेट्रो, जो आप सभी को पता है कि बहुत सुविधाजनक होती है, आरामदायक होती है। और अगर हर शहर में मेट्रो का जाल बिछ जाएगा तो फिर निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी, और ऐसा होने से पेट्रोल डीजल की जो डिमांड है वो भी घटेगी देश के अलग अलग हिस्सों में। जी हाँ, देखिए, मैं और अदिति एक दिन बात कर रहे थे। अदिति को बोला कि मेट्रो ले ले, वो कहती नहीं, घर से ऑटो लूँ, फिर मेट्रो तक जाऊँ, फिर ऑटो लूँ, तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो बात देखिए आगरा की करते हैं, जिसकी पहचान जो है उत्तर प्रदेश में तेजी से मेट्रो का विकास कैसे हो रहा है। कई शहरों में तेजी से काम चल रहा है। ताज नगरी आगरा को भी जल्द ही मेट्रो का तोहफा मिलने वाला है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में मेट्रो सेवा को लेकर एक ऐलान क्या किया, आगरा वासियों की उत्सुकता किस तरह से बढ़ गई है, वो सुनिए जरा। सड़क पर बढ़ती गाड़ियों की संख्या, गाड़ियों के चलते जाम की समस्या, इससे निजात दिलाने में मेट्रो ट्रेन काफी अच्छा विकल्प साबित हो रही है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में अपना जलवा दिखाने के बाद अब मेट्रो कई राज्यों तक अपनी पहुंच बना रही है। उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ और कानपुर में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है और इसका विस्तार तेजी से चल रहा है। यही नहीं, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी, प्रयागराज और आगरा को मेट्रो सेवा से जोड़ा जा रहा है। सीएम योगी ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि आगरा वासियों को मेट्रो सेवा का उपहार जल्द मिलने वाला है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि हमारा लक्ष्य है कि आगामी 2 वर्षों में आगरा के लोग मेट्रो सेवा का आनंद ले सकें। यही नहीं, यूपी सरकार ने 6 महीने के भीतर गोरखपुर मेट्रो लाइट परियोजना का काम शुरू करने को कहा है। काशी, मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो लाइट या मेट्रो नियो परियोजनाओं के लिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट के साथ डीपीआर तैयार करने को कहा गया है। देश के कई शहरों को मेट्रो ट्रेन की सेवा से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि मेट्रो के कई फायदे हैं, मसलन आरामदायक यात्रा, कम समय का लगना, जाम जैसी समस्या से मुक्ति, कम खर्च में सुरक्षित यात्रा, पर्यावरण को लाभ, गाड़ियों के इस्तेमाल कम होने से पेट्रोल डीजल के उपयोग में कमी आना,
मेट्रो ट्रेन की सेवा का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, शहरों में लोगों की आवाजाही का एक नया विकल्प उपलब्ध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे इंटरेस्टिंग न्यूज़, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि दुल्हनिया जब सेट पर वापस आई तब कैसी लगी। और अब आपको इंजीनियरिंग का चमत्कार दिखाते हैं जो देखने को मिला है रेल लाइन बिछाने में। उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का निर्माण तेजी से चल रहा है और उम्मीद भी है कि 2025 तक ये परियोजना पूरी हो जाएगी। अदिति, बिल्कुल, और इस प्रोजेक्ट में कई सुरंगें बनाई जा रही हैं जो कि इंजीनियरिंग की मिसाल साबित हो रही हैं। एक सुरंग तो महज 26 दिनों में ही तैयार की गई है। इस सुरंग की लंबाई 1012 मीटर है और इतने कम समय में दुर्गम इलाकों में सुरंग बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं। चारों धाम को रेल से जोड़ने के लिए काम जोरों पर है। हालांकि इस परियोजना के तहत ट्रेन को ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक पहुंचाना है और लक्ष्य भी दिसंबर 2025 का है, इसलिए काम भी चमत्कारिक ढंग से चल रहा है। रेल परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए निर्माण का ठेका लेने वाली कंपनियां तेजी से काम कर रही हैं। इसी क्रम में मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद केवल 26 दिनों में शिवपुरी से ब्यासी के बीच 1012 मीटर लंबी सुरंग को पूरा कर नया रिकॉर्ड भी बनाया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई भी दी है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाई जानी है, लेकिन ये किसी चुनौती से कम नहीं है। फिर भी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना तेजी से आकार ले रही है। परियोजना पूरा होने के बाद ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच यात्रा का समय 7 घंटे से घटकर केवल 2 घंटे का रह जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 12 स्टेशन का निर्माण होना है। 10 स्टेशन जमीन के नीचे होंगे, जबकि 2 स्टेशन ही जमीन के ऊपर। रेलवे लाइन में करीब 105 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। 17 सुरंग और 35 पुल बनाए जाने हैं। इस परियोजना में 9 फेज में 80 एंट्री गेट बनाए जाने हैं। हर रोज करीब 100 मीटर सुरंग बनाने का काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर केवल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच की दूरी ही नहीं कम होगी, बद्रीनाथ धाम तक का सफर भी आसान हो जाएगा। वहीं 4 धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालु कम समय में ही अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे, क्योंकि इससे केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। यानी 16,216 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जिससे 4 धाम की यात्रा की तस्वीर तो बदलेगी ही, चीन की सीमा तक भी पहुंच आसान हो जाएगी। यही नहीं, उत्तराखंड में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के तीसरे दिन आज गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने WHO चीफ का गुजराती नामांकन भी किया। बिल्कुल, आपको बता दें कि उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि आज से आपका तुलसी भाई नाम रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि ट्रेडोस मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो मुझे बता रहे थे कि उन्हें भारत के टीचर ने भी पढ़ाया है। आज डॉक्टर ट्रेडोस कह रहे थे कि मैं पक्का गुजराती हो गया हूं, मेरा कोई गुजराती नाम रख दो। तो आज से मैं अपने दोस्त का नाम तुलसी भाई रखता हूं। एक और खुशी की खबर देना चाहता हूं। WHO के हमारे डायरेक्टर जनरल टेड्रस मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं और जब भी मिलते थे एक बात अवश्य कहते थे कि देखिए मोदी जी, मैं जो कुछ भी हूं ना, मुझे बचपन से पढ़ाया था भारत के टीचर्स मेरे यहां थे, उन्होंने पढ़ाया था।
मेरे जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर भारतीय टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है और मुझे बहुत बड़ा गर्व है भारत से जुड़ने में। आज जब सुबह मुझे मिले तो उन्होंने कहा, देखो भाई मैं तो अब पक्का गुजराती हो गया हूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब मेरा नाम गुजराती रख लो। अभी मंच पे मुझे याद करा रहे थे कि भाई मेरा नाम तय किया कि नहीं किया। तो मैं आज महात्मा गांधी की इस पवित्र भूमि पर मेरे इस परम मित्र को गुजराती के नाते तुलसी भाई। और चलिए बात करते हैं उन तैयारियों की जो कोरोना को लेकर फिर से बढ़ते मामलों को देखते हुए ली जा रही हैं। कोरोना को हराना है तो सावधानी तो हर किसी को बरतनी ही पड़ेगी, नियम कायदों का पालन भी करना होगा। हम आप सभी से गुड न्यूज़ टुडे के माध्यम से यही गुजारिश करेंगे कि आप जहां पर भी हैं कोरोना से बचाव के लिए ज़रूरी उपायों का पालन आप सभी को करना है। बिल्कुल, इसी को देखते हुए दिल्ली में कोरोना के हालातों की समीक्षा के लिए आज DDMA की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और सबसे बड़ा फैसला तो ये था कि अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने की भी वापसी हो गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक बार फिर से तैयारी पूरी है। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में फिर से पाबंदियों का दौर शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला ये है कि दिल्ली में मास्क के दिन लौट आए हैं। सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। DDMA की बैठक में आक्रामक तरीके से कोविड टेस्टिंग को बढ़ावा देने का भी फैसला लिया गया है। ये तय किया गया है कि सभी योग्य लोगों का जल्द से जल्द पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। DDMA की बैठक में तय किया गया कि कोरोना के चलते अब स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे। हालांकि स्कूलों के लिए अलग से विशेषज्ञों की राय से SOP बनाई जाएगी और जारी की जाएगी। इसके अलावा राजधानी में जगह जगह होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों, शादी विवाह और जमावड़ों पर कड़ी नजर रखी जाएगी, ताकि पहले से तय प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित हो और कोरोना को फैलने से रोका जा सके। सरकार और प्रशासन लगातार हालात की निगरानी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि संक्रमण में इजाफे की स्थिति पर चिंता जरूरी है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है और सावधानी से रहने की जरूरत है, ताकि कोरोना से बचा जा सके। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावधानी से जुड़ी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क है। खासतौर से रमजान का महीना होने के कारण जामा मस्जिद समेत पुरानी दिल्ली के इलाकों में खास एहतियात बरती जा रही है। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। मकसद एक ही है कि कोई असामाजिक तत्व खुशियों में खलल ना डाल सके। इस कोशिश के जरिए लोगों को भी भरोसा दिया जा रहा है कि पुलिस चौकस है। रमजान का पाक महीना चल रहा है। दिल्ली के जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों में रात भर रौनक रहती है। इलाके में दुकानें सजी रहती हैं और खरीद बिक्री चलती रहती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के रोजा खोलने और इफ्तार के बाद से सहरी तक के वक्त के दरमियान पूरे इलाके में आवाजाही बनी रहती है।
पूरा इलाका गुलजार रहता है। लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में हालिया हिंसा की वारदात को देखते हुए पुलिस सतर्क है। खास एहतियात बरती जा रही है और इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है ताकि असामाजिक तत्व किसी नाजायज कार्रवाई को अंजाम न दे सकें। मोस्टली जो भी हमारे सिक्योरिटी के नज़र से जो मेजर्स हैं उनको बढ़ाया जाता है, तो अभी भी उसी तरीके से हम लोग ज़्यादा पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ज़्यादा फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे इलाके थोड़ी मिक्स पॉपुलेशन के हैं और घनी आबादी के हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रोड पे अपनी प्रेजेंस अपनी बना के रखी हुई है। चेकिंग हो रही है इंटेंस और सर्वेलेंस पे हम लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। जामा मस्जिद के आसपास का इलाका बेहद घनी आबादी वाला है, लिहाजा रात के अंधेरे में भी ड्रोन से स्काई सर्वेलेंस की जा रही है ताकि कोई सिरफिरा किसी वारदात को अंजाम देने की सोच भी ना सके और लोग महफूज रहें। दिल्ली पुलिस लोगों को सोशल मीडिया पर अक्सर आने वाली ऐसी अफवाहों से भी सावधान रहने की अपील कर रही है जिनके जरिए समाज को बांटने और माहौल खराब करने की साजिश की जाती है। अफवाहों से बचने के लिए बता रहे हैं और ख़ास तौर पे बता रहे हैं कि जैसे कोई भी व्हाट्सएप है या ट्वीट है उनको आप उसकी पहले ऑथेंटिसिटी को देखिए और अगर वो ठीक है तभी उनको आगे फॉरवर्ड करें। किसी भी बड़ी साजिश का हिस्सा ना बने और माहौल ख़राब करने में आपका गलत इस्तेमाल ना हो जाए। रात हो या दिन, दिल्ली पुलिस हर वक्त अलर्ट है। रात के अलावा दिन में भी पुरानी दिल्ली के इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी अवैध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। पुलिस प्रशासन ने दिल्ली में हालिया हिंसा को देखते हुए जामा मस्जिद समेत तमाम इलाकों में अमन कमेटियों को भी सक्रिय कर दिया है। मकसद यही है कि अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच गलत फहमी पैदा करने की शरारती तत्वों की कोशिशें नाकाम की जा सकें और लोग अमन चैन से जिंदगी गुजार सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब जम्मू कश्मीर से आई एक अच्छी खबर भी आपको दिखाते हैं। कश्मीर के राजौरी जिले में लड़कियों और महिलाओं को अब आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई है। इसके लिए उन्हें सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दी जा रही है। किस तरीके से दी जा रही है शगुफ्ता? अरे तुम बताओ, तुम्हें आती है सिलाई कढ़ाई? हाँ बिल्कुल आती है, थोड़ी बहुत तो मैं भी कर लेती हूँ। अच्छा, इतना इतराज रही हो तो पूरी कर लूंगी। ट्रेनिंग मुझे भी चाहिए। देखिए, सबसे खास बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि राजौरी जिले के अलग अलग इलाकों में रहने वाली लड़कियों और महिलाओं को अब सिलाई कढ़ाई का हुनर सीखने के लिए दूर नहीं जाना होगा। अब हर एक पंचायत में इसका इंतजाम किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों की सुविधा काफी हद तक बढ़ गई है। सिलाई मशीनों पर तेजी से चल रहे ये हाथ अपनी किस्मत की नई इबारत लिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी की एक पंचायत में चल रहे ITI के ट्रेनिंग सेंटर में बैठकर सिलाई सीख रही लड़कियां अपने इन ख्वाबों की ताबीर के लिए मेहनत कर रही हैं जो उनकी जिंदगी बदल सकती हैं। इनकी नजरें सिलाई मशीन की सुई और हाथ से चलने वाले पहिए पर हैं और दिलो दिमाग में है बदलते वक्त के साथ पूरे होने वाले अरमानों की फहरिस्त। जिसके लिए ये यहाँ आकर अपना कीमती वक्त गुजार रही हैं। ये सीख रही हैं, इधर काम कर रही हैं और इनको फ़ायदा है, कुछ ना कुछ करेंगी। बहुत बैकवर्ड लगा था लेकिन चलो अब ये कुछ ना कुछ कर लेंगे। सर, हमारे माँ बाप गरीब हैं, हमको पढ़ा नहीं सकते, तो घर में ऐसे बेकार बैठे थे। ये थोड़ी बहुत जांच आ जाए तो अच्छी है। तो सर इधर में कोई स्कूल नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो पहली बार हमें यहाँ पे सेंटर मिला है। हम अपने घर में ही अगर हमें जांच आ गई तो हम ये सिलाई कर सकते हैं कि एक दो लड़कियों की सिलाई की, क्योंकि अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। और पास में अगर लड़कियां हो तो उनको भी अगर जांच सिखा ली तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो हम गवर्नमेंट का इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो हम अपने पाँव पे अगर खड़े हो जाएं तो इतनी हिम्मत ही कोई नहीं है। राजौरी जिले के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में अलग अलग पंचायतों में ITI के ऐसे 9 ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं जहां लड़कियों को सिलाई कढ़ाई और कशीदे की ट्रेनिंग दी जा रही है। खास बात यह है कि इन सेंटर्स के खोले जाने से लड़कियों को अब ये सब हुनर सीखने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। ये सब अपने गांव में, अपने इलाकों में और अपने घरों के आसपास ही ट्रेनिंग ले रही हैं ताकि अपनी जरूरतें पूरी कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। सर, हर पंचायत में सेंटर दिया, 8 पंचायत में सेंटर ये चल रहा है, तो सब कुछ दिया है। मशीनें यहाँ पे जो भी मशीनें हैं, सैनिटाइज़र है, मास्क हैं सर, और नलकियाँ हैं, सब कुछ यहाँ पे है हाजिर। लेकिन ये सीख के अपने पाँव पे खड़ी हो जाएंगी तो
इन लोगों के लिए है। राजौरी जिले में खोले गए इन ट्रेनिंग सेंटर्स का मकसद गरीब और जरूरतमंद तबकों की लड़कियों और महिलाओं का सशक्तिकरण है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य यहाँ सिलाई कढ़ाई से जुड़ी पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि जू में जानवरों को राहत के लिए क्या है इंतजाम। और अब आपको जू की सैर के लिए चलते हैं, जहां जानवरों को इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए कई जुगत लगाई जा रही हैं। केवल देश ही नहीं, विदेश में भी जू प्रशासन जानवरों को ठंडा ठंडा कूल महसूस करवाने में जुटा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि कहीं जानवरों के लिए पानी के पॉन्ड्स बनाए जा रहे हैं तो कहीं बाड़े में कूलर की व्यवस्था की गई है। मैक्सिको में तो जानवरों को ठंडक का एहसास दिलाने के लिए अलग ही तरीका अपनाया गया है। जानवरों को आइस कैंडी के मजे यहाँ पर दिलवाए जा रहे हैं। देखिए। आगरा के चिड़ियाघर में छोटे से तालाब में उछल कूद कर रहा भालू गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहा है। तपिश केवल इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी परेशान कर रही है। ऐसे में यहाँ ये खास उपाय किया गया है ताकि यहाँ मौजूद जानवरों को कुछ तरावट मिल सके। भरी दोपहरी में भालू और बंदर इस जलाशय के आसपास ही समय गुजारते हैं ताकि कुछ तो राहत मिले। चिड़ियाघर प्रशासन का कहना है कि जानवरों को गर्मी के असर से बचाने के लिए हर संभव इंतजाम किए गए हैं। टेम्परेचर कम करवा के इस एरिया उसकी माहौल बढ़िया बना के रखने के लिए, इसलिए इधर वाटर स्प्रिंकलर हमेशा दिन में 3 बार सुबह, दोपहर पे, इवनिंग का टाइम चालू करवाता है। तालाब में तो ताजा वाटर हमेशा फिल भरा हुआ मिलेंगे, इसलिए आज बालू अपना अपना अंदर जाके बैठ के पानी से कूद करके उसका गर्मी का कट कर सकता है। भालुओं को गर्मी की कहर से बचाने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से उनके बाड़ों में वाटर कूलर भी लगाए गए हैं। साथ ही तरबूज, खरबूज, पपीते और अंगूर जैसे ठंडे फलों की खास डाइट भी दी जाती है और खाने के साथ ORS का इस्तेमाल भी किया जाता है कि उनके बदन में पानी की कमी न हो सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही जानवर गर्मी की तपिश से जूझ रहे हैं। मैक्सिको के चिड़ियाघरों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। मैक्सिको में मेरिदा शहर के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए अनोखी डाइट दी जा रही है। इनके सामने लटकाए गए हैं बर्फ के रंग बिरंगे गोले। खास बात यह है कि रंग बिरंगे गोले जानवरों को इस कदर आकर्षित करते हैं कि वो उनके साथ खेलते कूदते नजर आते हैं और जब ये इन्हें खाते हैं तो इन्हें बेहतर एहसास होता है। Preparamos las paletas con el fin de que los animales puedan pues no solo refrescarse, sino que nuestro cuerpo técnico, nuestros biólogos y veterinarios puedan observar las conductas que ellos tienen y con esto también tomar decisiones en cuanto al cuidado de su salud. बाघों और मांसाहारी जानवरों के लिए इस तरह के बर्फ के गोले मांस के इस्तेमाल से बनाए गए हैं, तो बंदरों, लंगूरों और दूसरे शाकाहारी प्राणियों के लिए फलों और जूस से बने खास बर्फीले लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, जिनसे जानवरों की भूख भी मिटती है और उन्हें तरावट भी मिलती है। यहाँ जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे भी बनाए गए हैं, जिनमें भरे पानी और कीचड़ में आराम फरमाने और लोटपोट करने से जानवरों को गर्मी से छुटकारा तो मिलता ही है, इनकी चमड़ी भी मुलायम बनी रहती है। मैक्सिको में तापमान इन दिनों 38 डिग्री से ऊपर जा रहा है, जो भारत के मुकाबले भले ही कम है, लेकिन जानवरों के लिए तो ये मुसीबत ही है। ऐसे में यहाँ के चिड़ियाघर में किए गए इंतजाम काफी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।